ऑल राइट, तो आज का हमारा टॉपिक है मूड। मूड क्या होता है इससे पहले आप देखें, टेंस, वॉइस और मूड, ये तीनों ही फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब। टेंस भी वर्ब की फॉर्म होती है, कल बताया था कि वो फॉर्म होती है जिसके थ्रू हम एक्शंस का डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। टाइम ऑफ एन एक्शन कि वो एक्शन पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। और वॉइस के थ्रू हम ये जानते हैं, वॉइस भी वर्ब की वो फॉर्म है जो ये बताती है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो डूअर ऑफ द एक्शन है या रिसीवर ऑफ द एक्शन है। तो वॉइस सब्जेक्ट के बारे में बताती है कि वो डूअर है या रिसीवर है एक्शन का, डूअर ऑफ द एक्शन या रिसीवर ऑफ द एक्शन। मूड भी वर्ब की फॉर्म है। ठीक है, मूड वर्ब की वो फॉर्म होती है जो कि इंटेंशन ऑफ द स्पीकर को बताती है। फॉर्म ऑफ द वर्ब विच टेल्स अबाउट द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। वर्ब की वो फॉर्म जो इंटेंशन ऑफ द स्पीकर के बारे में बताए या एक्सप्रेस करें उसको मूड कहते हैं। वर्ब की वो फॉर्म जो किसी एक्शन के टाइम के बारे में बताए टेंस कहलाती है। वॉइस वर्ब की वो फॉर्म जो कि ये बताए कि सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन है या रिसीवर ऑफ द एक्शन है। ये सब वर्ब की फॉर्म है। वर्ब की ये तीन मेन फॉर्म्स होती हैं, एक तो वो V1, V2, V3 हो गई। ठीक है, वो तो, और ये यूसेज के बेसिस पर टेंस, वॉइस और मूड। अच्छा, तो आज हमने टेंस तो कंप्लीट कर लिया बेसिक वाला, वॉइस करेंगे आज वर्ब की इस वाली फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि मूड क्या होता है। तो मूड वर्ब की वो फॉर्म जो स्पीकर की इंटेंशन को बताया है या एक्सप्रेस करें। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब देखिए, मूड अलग अलग टाइप के होते हैं। एक इंडिकेटिव मूड, फर्स्ट वन इंडिकेटिव मूड, उसके बाद इंपेरेटिव मूड, एंड द थर्ड वन इज सबजंक्टिव मूड। ये तीन टाइप्स के हमें मूड पढ़ना है, इंडिकेटिव मूड, इंपेरेटिव मूड एंड सबजंक्टिव मूड। नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट वन, व्हाट इज इंडिकेटिव मूड। ये सब इंडिकेटिव मूड वर्ब की फॉर्म हो गई, क्योंकि मूड है तो फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा। देखिए एक सेंटेंस, मोहन लिव्स इन दिल्ली। मोहन वर्क्स हार्ड। ये दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। मोहन दिल्ली में रहता है, ये एक फैक्ट हो गया, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि मोहन दिल्ली में रहता है। मोहन वर्क्स हार्ड, अब इसमें दो बातें आती हैं कि या तो ये फैक्ट भी हो सकता है कि अगर सच में वो मेहनत करता है तो फैक्ट है, या फिर आपकी ओपिनियन भी हो सकती है, ओपिनियन। ठीक है, सो मोहन लिव्स इन दिल्ली में मोहन एक ये सेंटेंस
फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को रेफर कर रहा है, फैक्ट के बारे में बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी इज द PM ऑफ इंडिया। ये भी एक फैक्ट है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे वर्ब इज यूज हुई है, यहाँ पर वर्ब लिव्स यूज हुआ है। इंडिकेटिव मूड क्या होता है? इंडिकेटिव मूड वर्ब की वो फॉर्म होती है जो कि किसी फैक्ट, यहाँ फैक्ट हो गया, फैक्ट के बारे में बताए, ओपिनियन के बारे में बताए, या फिर एक और क्वेश्चन देखिए आप, विल यू गो देयर, ये क्वेश्चन हो गया। विल की जगह मैं डू लिख देता हूँ, डू यू गो देयर, ये क्वेश्चन हो गया, ये वर्ब की फॉर्म हो गई। यहाँ पर ये क्वेश्चन आस्क करने का काम कर रहा है, ठीक है। ये सारी वर्ब्स, वर्क, वर्क्स, लिव्स, गो, ये सारी वर्ब्स हम कहेंगे कि इंडिकेटिव मूड में है। क्यों इंडिकेटिव मूड में है? क्योंकि या तो कोई ये फैक्ट एक्सप्रेस कर रही हैं या फिर ओपिनियन या क्वेश्चन। तो वर्ब की वो फॉर्म जो कोई फैक्ट बताए, ओपिनियन बताए या फिर क्वेश्चन पूछे, ऐसी वर्ब्स की फॉर्म्स को हम इंडिकेटिव मूड कहते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब विच स्टेट्स और एक्सप्रेसेस फैक्ट, ओपिनियन और क्वेश्चन, सच फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आर नोन एज इंडिकेटिव मूड। ठीक है, इंडिकेटिव मूड, या उन फॉर्म्स को हम ये कह देंगे कि ये इंडिकेटिव मूड की वर्ब है। मोहन लिव्स इन दिल्ली में, मोहन लिव्स जो है वो एक फैक्ट के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर ये जो लिव है इंडिकेटिव मूड में है। मोहन वर्क्स हार्ड, यहाँ पर वर्क्स ओपिनियन और फैक्ट दोनों हो सकता है अपने अपने अकॉर्डिंग। लेट्स से फॉर अ मोमेंट के ओपिनियन के बारे में बता रहा है, आपकी ओपिनियन है, तो इस केस में ये जो वर्ब वर्क्स है ये इंडिकेटिव मूड में है। नरेंद्र मोदी इज द PM ऑफ इंडिया, यहाँ पर ये जो वर्ब इज है ये एक फैक्ट के बारे में बता रही है, तो आप इसको कहेंगे कि ये इंडिकेटिव मूड में है। ठीक है, तो कोई भी चीज इंडिकेटिव मूड में तब होगी जब वो फैक्ट, ओपिनियन या क्वेश्चन के बारे में बताए, और जो वर्ब आप यूज करेंगे आप कहेंगे कि वो इंडिकेटिव मूड की वर्ब है। ऑलराइट, ये तो दो बातें हो गई। अब आप देखिए कि इंडिकेटिव मूड की जो वर्ब्स होती हैं वो हमेशा सब्जेक्ट पर डिपेंड करती हैं, टेंस पर डिपेंड करती हैं। इस वाली बात को आप याद रखें, मैं लिख देता हूँ कि जो वर्ब्स इन इंडिकेटिव मूड depend on the singularity or plurality of the subject and tense, ठीक है, and tense of the statement of the sentence। कि अगर कोई भी वर्ब इंडिकेटिव मूड में लिखी हुई है तो अब आप उस वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे और टेंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे। इंडिकेटिव मूड वर्ब की वो फॉर्म जो फैक्ट को बताए, ओपिनियन को बताए या फिर क्वेश्चन को बताए। फॉर एग्जाम्पल, जवाहरलाल नेहरू वर द PM ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू वर द PM ऑफ इंडिया। अब ये फैक्ट है। अब जब फैक्ट हो गया, अब आप फैक्ट को कौन सी वर्ब के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं? इंडिकेटिव मूड की वर्ब के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं।
अच्छा, इंडिकेटिव मूड की वर्ब्स क्या होती हैं? वो इंडिकेटिव मूड की वर्ब्स वो होती हैं जो सब्जेक्ट की सिंगुलैरिटी या प्लूरैलिटी पर डिपेंड करें और टेंस पर डिपेंड करें। अब जवाहरलाल नेहरू वर द पीएम ऑफ इंडिया, ये एक फैक्ट है, सो यू हैव टू यूज द वर्ब ऑफ एन इंडिकेटिव मूड। हेयर आपने वर्ब यूज की है वर, जवाहरलाल नेहरू सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप इसकी जगह वॉज का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक फैक्ट है। अभी आगे हम देखेंगे वर्ब भी आ जाएगा, लेकिन अभी इंडिकेटिव मूड में है, फैक्ट ओपिनियन क्वेश्चन है, तो वर्ब को आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है, ठीक है, ये एक फैक्ट था, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर वॉज का यूज किया है, ना कि वर का। वर का यूज इस वजह से नहीं किया क्योंकि ये फैक्ट है। अगर यही चीज जब नॉन फैक्चुअल हो जाएगी, जब हम पास्ट सब्जेक्टिव मूड पर आएंगे तो उसमें वर्ब भी ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए तो ये फैक्ट है, तब आपको इंडिकेटिव मूड की वर्ब यूज करनी है, और इंडिकेटिव मूड की वर्ब सब्जेक्ट की सिंगुलैरिटी, प्लूरैलिटी और टेंस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब आप देखिए, डज ही टीच साइंस, डज ही टॉट साइंस, टेंस पढ़ लिया, अब तो गलती फौरन नजर आ जाएगी। अब वर्ब को अलग अलग, वी विल लुक एट द वर्ब फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ठीक है, हमने अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना है वर्ब को। अब मूड के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, डज ही टॉट साइंस, ये गलत है, टेंस के अकॉर्डिंग आप बता देंगे, लेकिन अब मूड के अकॉर्डिंग अगर आप गलत बताएं तो कैसे बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछने के लिए आपको इंडिकेटिव मूड की वर्ब का यूज करना पड़ता है। इंडिकेटिव मूड की वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के टेंस और सिंगुलैरिटी प्लूरैलिटी पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। टीच, तो टीच क्यों आ जाएगा, ये दो रीजन समझ में आ गया। वैसे तो आप कैसे भी कर सकते हैं, सो ये इंडिकेटिव मूड का आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है इंपेरेटिव मूड। व्हाट इज इंपेरेटिव? imperative mood, all right, walk fast, स्टॉप हेयर। कल मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस बताए थे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस विच स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब एंड द अंडरस्टूड सब्जेक्ट इज इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर यू, ठीक है। सो दोबारा से एक बार लिख देता हूँ कि ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, सब्जेक्ट यू, जिसको हम लिखते नहीं हैं, मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट विद मेन वर्ब, ठीक है। अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव मूड की बात कर लें तो इंपेरेटिव मूड हम बोलेंगे कि गो, वॉक, स्टॉप, ये तीनों इंपेरेटिव मूड की वर्ब्स हैं, इंपेरेटिव मूड में है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो आप देख लीजिए, उसकी वजह बताते हैं। इंपेरेटिव मूड का मतलब ये होता है कि वर्ब की वो फॉर्म जो कि फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर्म ऑफ द वर्ब विच एक्सप्रेसेस, इस वाले को बड़ा करके लिख रहा हूं, डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट,
वर्ब की वो फॉर्म जो डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करें, उनको हम इंपेरेटिव मूड में लिखते हैं। या फिर आपको डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट करना है तो आपको इंपेरेटिव मूड की वर्ब का यूज करना पड़ेगा। ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि अभी एक इनडायरेक्ट ऑर्डर भी आएगा। ठीक है, चलिए तो मैं अभी एक सिंपल वे में बता दूं कि जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर आप जो रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, ऑर्डर करते हैं, वो डायरेक्ट होता है। ठीक है, ऑल द इंपेरेटिव सेंटेंसेस कंटेन डायरेक्ट ऑर्डर रिक्वेस्ट। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हेल्प डायरेक्ट मेन वर्ब से शुरू होते हैं, उनके अंदर जो बाय डिफॉल्ट सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट को शो करते हैं। अगर आपको डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट शो करनी है तो इंपेरेटिव मूड की वर्ब का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर ये देखिए गो देयर, क्या ये डायरेक्ट ऑर्डर है? बिल्कुल है डायरेक्ट ऑर्डर। तो अब आप यहां पर इस गो को कहेंगे कि इट इज इन इंपेरेटिव मूड, और ये कहेंगे कि गो एक इंपेरेटिव मूड की वर्ब है क्योंकि ये एक डायरेक्ट ऑर्डर को एक्सप्रेस कर रही है। और जितने भी सेंटेंसेस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, वो सब डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करते हैं। तो गो इंपेरेटिव मूड की वर्ब हो गई। वॉक फास्ट, यहां पर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और ऑल इंपेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। तो अब आप वॉक को कहेंगे कि ये इंपेरेटिव मूड की वर्ब है यहां इस पर्टिकुलर सेंटेंस में। स्टॉप हेयर, ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है और इंपेरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट को शो करते हैं। ये एक डायरेक्ट ऑर्डर है, एडवाइस और रिक्वेस्ट है, आप कुछ भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन बोलने वाला है। ठीक है, सो ये स्टॉप यहाँ पर इंपेरेटिव मूड की वर्ब है। इंपेरेटिव मूड वर्ब की वो फॉर्म जो डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट को शो करती है। अभी जब इनडायरेक्ट आएगा तो वो अब प्रेजेंट वाले में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये इंपेरेटिव मूड के बारे में था। आपको फिर से एक बार सुन लीजिए। इंडिकेटिव मूड, इंडिकेटिव मूड वर्ब की वो फॉर्म जो कि फैक्ट्स को एक्सप्रेस करें, ओपिनियन को एक्सप्रेस करें और क्वेश्चन पूछने का काम करें। इंडिकेटिव मूड की वर्ब फैक्ट्स, ओपिनियन और क्वेश्चन के बारे में बताती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मीन्स सिंगुलैरिटी और प्लूरलिटी ऑफ द सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है और टेंस पर डिपेंड करती है। इंपेरेटिव मूड की वर्ब वो वर्ब जो डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट को शो करें उसको इंपेरेटिव मूड की वर्ब कहेंगे। ठीक है, और जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट ही शो करते हैं। अब आ जाए, यहां से तो क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन यहां से आता है एग्जाम में। सब्जेक्टिव मूड, तो सब्जेक्टिव मूड में दो टाइप के होते हैं, प्रेजेंट सब्जेक्टिव और पास्ट सब्जेक्टिव। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। और कल मैंने आपको रामबाण में मॉडल्स वाले मॉडल के साथ B1 आती है और उसी में ये ऐड कराया था कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में भी B1 फॉर्म आती है। ठीक है, अब वही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो होता क्या है पहले आप देखिए। एक क्वेश्चन देखिए। द मैन आस्क्ड हिज सन दैट ही होम by bus. Options are go, went, goes, gone. ये ऑप्शंस हैं हमारे पास। द मैन आस्क्ड हिज सन दैट ही गो बाई बस।
आप सब इसका जो है वो आंसर लगाएंगे सर, बहुत इजी है, वेंट होगा। और ये गुनाह कबीरा है, ये तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद अब क्या बचा, अब फिर लगा सकते सर गॉन हो सकता है, गॉन भी नहीं हो सकता। उसकी मैं वजह बता देता हूँ, क्यों? क्योंकि गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म या तो किस किस में हो सकती है? परफेक्ट टेंस में यूज होती है, अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड प्लस V3, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट है हैज या हैज प्लस V3 आता है। या फिर मैंने बताया था पैसिव में, कल ही बताया कि BE के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो पैसिव हो जाएगा। ये सिर्फ गॉन लिखा हुआ है, और यहाँ पर कोई ऐसा है, देखो सब्जेक्ट आ गया, कोई हेड तो है नहीं, तो ये गॉन भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शंस आपके पास बचे दो, तो ये वाला कट गया, क्यों गलत हो गया समझ में आ गया? अब गो बचा और गोज बचा। अच्छा सर अब तो गोज हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, गोज हो जाना चाहिए। ये भी नहीं होगा, ये भी गुनाह कभी। इसका आंसर होगा गो। अब गो क्यों होगा वही हमें देखना है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, ठीक है। कल मैंने बताया था कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अब उसकी वजह, सारे रीजंस, ये क्वेश्चन आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस वो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड आपको बताएगा, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आप समझ लो। नाउ लेट्स कम टू प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। तो ये तो क्वेश्चन मैंने ऐसे ही लिख दिया था ताकि इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाए प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का, ठीक है। ऑल राइट, अब सब को सुनो डेफिनेशन। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की वो फॉर्म होती है जो कि पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करती है, ना कि फैक्ट्स को। थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, उसके बाद एक एक करके देखेंगे भी हम इन डिटेल में। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फॉर्म है विच एक्सप्रेसेस the possibilities या probabilities, which expresses the possibilities और probabilities जो कि fact नहीं है, that are not facts, opinion और question और क्वेश्चन। अब डेफिनेशन फिर से एक बार समझ लो। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की वो फॉर्म होती है जो ये एक्सप्रेस करती, जो पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज को एक्सप्रेस करती है, जो कि फैक्ट्स, ओपिनियन और क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि अगर कोई चीज़ फैक्ट है, ओपिनियन है, क्वेश्चन है, तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, ये तो अब फैक्ट है, अब कोई पॉसिबिलिटी की तो बात ही नहीं है। और जब कोई भी चीज फैक्ट, ओपिनियन या फिर क्वेश्चन होती है, तो अब आप उसको कौन से मूड के थ्रू शो करते हैं? इंडिकेटिव मूड में, ठीक है। अगर फैक्ट, ओपिनियन और क्वेश्चन है तब तो आप उसको जो है इंडिकेटिव मूड की वर्ब के थ्रू शो कर देंगे। अब सारी चीजें फैक्ट, ओपिनियन और क्वेश्चंस तो नहीं हो सकती, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज भी हो सकती हैं। तो पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज को आप प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के थ्रू शो करते हैं, ठीक है। तो जो फैक्ट्स होंगे, फैक्ट्स के लिए तो आपको मैंने बता दिया कि इंडिकेटिव मूड की वर्ब यूज होगी, और जो फैक्ट्स नहीं है, ओपिनियन नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है, पॉसिबिलिटीज हैं, तो उनके लिए आप प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड यूज करेंगे। रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वर्ब की B1 फॉर्म को ही प्रेजेंट, V1 फॉर्म, पहले मैं लिख देता हूं, फॉर्म ऑफ द वर्ब इज नोन एज, अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, अच्छे से, इफ
V1 form of the verb expresses possibilities or probabilities, then it will called as present subjunctive mood verb। फिर से सुन लो, कोई वर्ब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में है या नहीं है। अब मैंने आपको गो लिख दिया, मैं आपसे पूछूं ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में है या पास्ट सब्जेक्टिव मूड में है, आप नहीं बता सकते। क्यों? अगर गो वर्ब से आप फैक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आई गो टू स्कूल ये फैक्ट है, मैं पढ़ जाता हूँ, तब तो ये फिर जो है इंडिकेटिव मूड में हो जाएगी। ठीक है, ही माइट गो टू स्कूल, अब वहाँ पर ये जा सकता है तो वहाँ पर कोई फैक्ट नहीं है, तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में आ जाएगी, और इससे पहले इंडिकेटिव मूड में। तो कोई वर्ब कौन से मूड में है, टेंस में है या फिर वॉइस में है, आप सिर्फ और सिर्फ उस वर्ब की फॉर्म को बोल के नहीं बता सकते जब तक कि उसका कंटेक्स्ट सेंटेंस में ना दिया हो। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में तब होगी, तब कहेंगे आप जब वो फॉर्म ऑफ द वर्ब पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी शो कर रही है। अच्छा, अब इसका उल्टा सुनिए, अगर कोई चीज़ पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। और गेटिंग द पॉइंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देख के आप ये नहीं कह सकते कि वो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में है या फिर इंडिकेटिव मूड में है। लेकिन अगर कोई चीज़ प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में है तो वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या कि प्लूरल हो, कोई असर नहीं पड़ता है उस पर। तो ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड uses V1 form of the verb only। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की V1 फॉर्म को यूज करता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द सिंगुलैरिटी और प्लूरैलिटी ऑफ द सब्जेक्ट। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में हमेशा वर्ब की V1 फॉर्म यूज होती है। अच्छा, अब कब कब आता और देखिए, अब पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं वो आप देखें, कहाँ कहाँ यूज होता है इसका। देखिए, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का आप यूज करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग necessities, requirements, indirect order, advice और request। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की वर्ब आप तब यूज करेंगे जब आपको कोई नेसेसिटी दिखाना हो, रिक्वायरमेंट दिखाना हो या फिर इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट शो करना हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इनडायरेक्ट, क्योंकि अभी डायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इंपेरेटिव मूड की वर्ब यूज करते हैं, और जब इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस और रिक्वेस्ट को करना हो तो उस केस में आप प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। अब उस वाले क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस और रिक्वेस्ट क्या होती है। इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस और रिक्वेस्ट वो होती हैं जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस डायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस और रिक्वेस्ट शो करते हैं। इसके अलावा किसी भी तरीके का कोई भी एडवाइस ऑर्डर रिक्वेस्ट है वो इनडायरेक्ट में होगा। और आपको ये वाली बात पता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं किससे, मेन वर्ब से। अगर कोई सेंटेंस मेन वर्ब के थ्रू स्टार्ट हुआ है तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो डायरेक्ट ऑर्डर है। इसके अलावा किसी दूसरे तरीके का ऑर्डर रिक्वेस्ट या एडवाइस है और वो हेल्प मेन वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रही है, तब वो उस ऑर्डर एडवाइस और रिक्वेस्ट को आप कहेंगे कि इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस और रिक्वेस्ट है। गॉट द पॉइंट? आई होप इतनी चीज़ें आपके समझ में आ गई। याद रखिए इनडायरेक्ट ऑर्डर, कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायरेक्ट ऑर्डर और इनडायरेक्ट ऑर्डर क्या है। डायरेक्ट ऑर्डर वही है जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस बताते हैं, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन होती है क्योंकि जब आपको ये पता डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि डायरेक्ट ऑर्डर क्या है, तब फिर आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे और वर्ब की अलग फॉर्म यूज कर देंगे। डायरेक्ट ऑर्डर इंपेरेटिव सेंटेंसेस शो करते हैं और इसके अलावा कोई दूसरे तरीके का ऑर्डर है जो इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू दैट क्वेश्चन जो मैंने पहले ऐसे ही बताया था इंपॉर्टेंस के लिए। द मैन आस्क्ड, अब आप इसको समझिएगा। The man asked his son that he go home by bus। इसका आंसर मैंने लिख दिया। अब इसका मतलब आप समझिए, The man asked his son that he go home by bus। अब ज़रूर उसने तो पूछा, कहा कि एक तरीके की एडवाइस दी कि आप उसको बस से घर जाना चाहिए, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि उसने ऐसा कहा कि बेटा तुम बस से चले जाना घर। अब्बा तो है नहीं, अब्बा लिख दिया चलो अब्बा का। बच्चे आजकल इतने कमीने भी हो रहे हैं कि पापा का कहना भी नहीं मानते। अब मैन ने उसको ये एडवाइस दी कि बेटा आप घर पर बस से चले जाओ। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड प्रोबेबिलिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ को शो करता है। अब ये कोई फैक्ट तो है नहीं कि वो बस से ही जाएगा घर। हो सकता है वो जाए भी, बस से ना जाए, अपने दोस्त के साथ बाइक से चला जाए, ठीक है, पैदल भी चला जाए, साइकिल से चला जाए। तो ये कोई फैक्ट नहीं है। अगर फैक्ट होता, फैक्ट तब होता कि अगर वो बस से चला ही जाता, उसने पूछा और चला जाता, ठीक है। द मैन आस्क्ड हिज सन, ठीक है, अपने बेटे से पूछा और वो बस से चला गया, तब तो ये फैक्ट हो जाता। लेकिन ही गो होम बाई बस, उसने कहा है, ऐसा पूछा है कि चला जाए, लेकिन अब ये जाएगा या नहीं जाएगा इसकी तो कोई सर्टेनिटी नहीं है और इसके बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं किया गया है। सो अब आप जो है इंडिकेटिव मूड की वर्ब यूज नहीं कर सकते। इंडिकेटिव मूड की वर्ब के आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा ना कि अच्छा मेन सेंटेंस पास्ट में है, सो फिर ये वाला भी हम पास्ट में कर देंगे। पास्ट में करते तब पैरेललिज्म का कंसेप्ट आएगा। पास्ट में तब करते जबकि ये फैक्ट होता कि उसने पूछा और वो चला गया, लेकिन गया या नहीं गया इसके बारे में हमें कोई पता नहीं है। जब गया नहीं गया तो इंडिकेटिव मूड की वर्ब आप यूज नहीं कर सकते। फिर से एक बार मैं बता दूं, थोड़ा सा वो है कि जब मैं पैरेललिज्म पढ़ाऊंगा तो पैरेललिज्म में सारे इंडिकेटिव मूड की वर्ब्स चलेंगी वहां पर। अब आप सोचोगे सर पैरेललिज्म के हिसाब से वेंट आना चाहिए, वेंट आता लेकिन तब जब ये फैक्ट होता। मैन ने पूछा है कि वो चला जाए, अब वो whether he will go or not it depends upon him, ठीक है। तो इसी वजह से हमें इंडिकेटिव मूड की वर्ब यूज नहीं कर सकते, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की वर्ब यूज करेंगे क्योंकि ये पॉसिबिलिटी एक इनडायरेक्ट ऑर्डर भी है। आप इसको ऐसे ले लीजिए कि ये इनडायरेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। किसी कैसे भी कान पकड़ो लेकिन कान पकड़ना है। आई होप इतना समझ में आ गया। पहले तो एक सेंटेंस है, अब दूसरा वाला देखिए। ये इनडायरेक्ट ऑर्डर था, अब वो गया नहीं गया ये तो क्योंकि पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज को शो करता है। फिर दूसरा यूज भी मैंने बताया। नाउ लेट्स कम टू अब आप ये देखिए, द मैन
आस्क्ड, इसका मैं डायरेक्ट आंसर भी लिख दूंगा, आस्क्ड हिज सन इफ ही वेंट होम बाय बस। सिर्फ और सिर्फ क्या फ़र्क किया है, देखो यहाँ पे इफ़ का यूज़ कर दिया और वहाँ डैट का। अगर आपके समझ में आएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंस तो ठीक है, ये थोड़ा सा नुआंसेस है, सटैलिटीज़ हैं। अब आप देखिए, प्लीज़ अब आप देखो, कंजंक्शन का पार्ट है, मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। इफ और वेदर ये डायरेक्ट सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं और इनडायरेक्ट में एडवाइस होती है। ये तो इफ और वेदर कंजंक्शन डायरेक्ट एडवाइस, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए आप इंडिकेटिव मूड की वर्ब का यूज़ करते हैं, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होती है, ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ होती है। तो ये मेन क्लॉज यहाँ पर पास्ट में था तो मैंने वहाँ वेंट कर दिया, लेकिन दैट के साथ ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सेंटेंस इनडायरेक्ट क्यों लिख दिया, डायरेक्ट एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? नहीं आया तो कोई नहीं, ये दोनों चीज़ें कंजंक्शन के एडवांस वाले पार्ट में बताऊंगा। आप ये नहीं आएगा अभी, आप दैट वाला ही याद रखना, फिर सोचेंगे कि इतना ज़्यादा वो हो गया, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में पहुंच गए। कंजंक्शन में जब एडवांस वाला पार्ट पढ़ाऊंगा तो फिर से दोबारा से ही बता दूंगा वहाँ। आई होप ये वाला रहने दो आप। नाउ लेट्स कम टू द अनदर वन। अब ये आप क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा है। इट इज़ इम्पेरेटिव, ये किसी एंट्रेंस में क्वेश्चन आया है, दैट पासपोर्ट कैरीज फोटोग्राफ। इट इज इम्पेरेटिव दैट पासपोर्ट कैरीज फोटोग्राफ। वॉट इज गलत हेयर? द गलत पार्ट इज दिस वर्ड कैरीज, यहाँ पे कैरी आएगा। अच्छा फिर से सुन लो, कैरी क्यों आएगा उसकी वजह मैंने बतानी है। प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड किसी नेसेसिटी रिक्वायरमेंट को शो करता है। कोई नेसेसिटी हो और रिक्वायरमेंट हो, उसको शो करने के लिए प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड का यूज़ करते हैं। अच्छा जब प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड का यूज़ करते हैं तब आप उस केस में वेयर इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं। वेयर इन्फिनिटिव कैसे कहते हैं? वर्ब की V1 फॉर्म को वेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में आप वेयर इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अब आप देखिए, ये पासपोर्ट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सबके दिमाग में ये आता होगा कि कैरीज ठीक हो गया। ठीक हो जाता अगर ये होता यहाँ तक, ये मैं इतने को छुपा दूँ, पासपोर्ट कैरीज फोटोग्राफ, ये वाली बात ठीक हो जाती, फैक्ट हो जाता है यहाँ पर। लेकिन इट इज इम्पेरेटिव, अब यहाँ पर ये एक नेसेसिटी आपने बता दी कि ज़रूरी है। जब आप नेसेसिटी शो करते हैं, रिक्वायरमेंट शो करते हैं, तो उस केस में आप वर्ब को प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में लिखते हैं। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में वेयर इन्फिनिटिव यूज होता है। सो ये अब यहाँ पे कैरीज नहीं आएगा, कैरी आएगा। अगर इतने पार्ट को हटा दें, इट इज इम्पेरेटिव दैट को और पासपोर्ट कैरीज फोटोग्राफ, तब तो ये ठीक है, फिर ये एक फैक्ट हो जाएगा। लेकिन अब आपने इट इज इम्पेरेटिव लगा दिया, एक नेसेसिटी दिखा दी, रिक्वायरमेंट दिखा दिया। नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट को शो करने के लिए आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में यूज करना पड़ेगा वर्ब को। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में वर्ब की V1 फॉर्म यूज होती है। व्हाट द पॉइंट? Now let's come to the another question.
द केस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके तोते उड़ जाएंगे अगर आपको ये पता नहीं होगा। फिर तो सब लगाते रहना टेंस वाला जितना बताया था, फिर तो मुझे आके दोस्त दोगे कि आपने तो बताया सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। अगर ये नहीं पढ़ा, किसी ने अगर नहीं देखा तो फिर मुझे मत कहना। द केस डजंट रिक्वायर दैट ही इज प्रेजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया तो समझ लेना। द केस डजंट रिक्वायर दैट ही इज प्रेजेंट। अब आप एक बार 2-3 बार ऑब्जर्व कर लिया होगा, जो समझदार होंगे कि बार बार डेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, डेट कंजंक्शन का यूज किए जा रहे हैं। द केस डजंट रिक्वायर दैट ही इज प्रेजेंट। व्हाट इज गलत हियर? द गलत पार्ट इज। क्यों? क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट है। ही इज प्रेजेंट, अगर सिर्फ इतना होता ही इज प्रेजेंट तब ये बात ठीक होती, क्योंकि इंडिकेटिव मूड की वर्ब यूज हो जाती, फैक्ट हो सकता था, ये ओपिनियन हो सकती थी। और इंडिकेटिव मूड की वर्ब फैक्ट ओपिनियन को शो करती है, और इंडिकेटिव मूड की वर्ब जो है आर यूज अकॉर्डिंग टू द सिंगुलैरिटी और द प्लुरैलिटी ऑफ द सब्जेक्ट। हियर द सब्जेक्ट इज ही, सो वी हैव टू यूज द वर्ड इज, अगर इतना नहीं होता। लेकिन ये पूरा देखो, द केस डजंट रिक्वायर, यहाँ पे अब डजंट रिक्वायर एक रिक्वायरमेंट दिखा दी, और जब आपको और रिक्वायरमेंट शो करना हो, नेसेसिटी शो करना हो, तो उस केस में आप प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का यूज करिए। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की V1 फॉर्म यूज कर, बेयर इन्फिनिटिव यूज करता है। और इज तो बेयर इन्फिनिटिव है नहीं, ये इसके तो बेयर इन्फिनिटिव तो बी है, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आएगा? ही बी प्रेजेंट है। बोलने में चाहे कितना बुरा लगे, लेकिन ये जो है अच्छा वाला कैप्सूल है, यही आपको करना है। ही बी प्रेजेंट है, ऑकवर्ड सा लग रहा है, लेकिन प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में है तो आपको बेयर इन्फिनिटिव को यूज करना है। और इज तो इज एम आर प्रेजेंट की फॉर्म है, ठीक है, बी की, तो ही बी प्रेजेंट है, आपको फ्रेश फॉर्म लिखनी है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। He advised her to help her friends. He advised her that he helped his friend. अच्छा, अब पहले इसको देख लो। He advised her that he helped his friend। एक तरीके का ये, अब दो तरीके से सुनो। एक तो ये इनडायरेक्ट एडवाइस है कि वो ही हेल्प हिज फ्रेंड, अगर भैया इनडायरेक्ट ऑर्डर हो गया। अगर डायरेक्ट ऑर्डर कब होता तो खुद जाके उसकी हेल्प कर देता, दूसरे से वो कर रहा है, एक इनडायरेक्ट ऑर्डर हो गया। इनडायरेक्ट ऑर्डर को या इनडायरेक्ट एडवाइस को आप प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में यूज़ करते हैं। डायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस जो है इम्पेरेटिव मूड में। तो ही एडवाइज हर दैट ही हेल्प हिज फ्रेंड, ये हेल्प तो गलत हो गई है किस तरीके से। और आप दूसरी बात ये देखिएगा, मैंने बताया कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज को शो करता है। अब ही एडवाइज हर दैट ही हेल्प हिज फ्रेंड, ये वाली बात अगर मैं इतना ये हटा दूं ही हेल्प हिज फ्रेंड, तो ये वाला बात फैक्ट हो जाती है, ठीक हो जाता। अब उसने एडवाइस किया कि वो उसको हेल्प करे, अब उसने हेल्प की या नहीं की इसके बारे में तो आपको पता नहीं है, ठीक है। अगर आपको पता है तब तो यूज़ कर दीजिए इंडिकेटिव मूड की वर्ब, लेकिन अभी तो आपको पता नहीं है। इस ऑब्जेक्टिव ग्रामर पढ़ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप देखिए, ठीक है, जो चीज़ लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें समझना है, ठीक है। अब उसने हेल्प की या नहीं की ये तो आपको पता नहीं है, पॉसिबिलिटी है, की भी हो सकती है, नहीं भी की हो सकती है। और जब पॉसिबिलिटी हो तो उस केस में आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का यूज़ करना है। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बेयर इन्फिनिटिव लेता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो ये गुनाह कबीरा, ये V2 फॉर्म है, बेयर इन्फिनिटिव लिखिए हेल्प, ही हेल्प हिज फ्रेंड। वेरी वेरी महत्वपूर्ण सवाल है ये, ठीक है। अच्छा, ये सेम रहने दें और यहां हम कह दें ही शुड हेल्प हिज फ्रेंड। अब भी सेंटेंस ठीक हो जाएगा, मॉडल्स मूड के बारे में बताती हैं, उसको हेल्प करनी चाहिए, तो ठीक है।
शुड हेल्प हिज फ्रेंड। अब मॉडल तो आपने ऐड कर दिया ना इसमें, उसको मदद करनी चाहिए। तो आप एक सेंटेंस को कहने के अलग बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है, ग्रामेटिकली। अब ये भी ठीक है, अब इसमें तो कोई गलती नहीं, ही शुड हेल्प हिज फ्रेंड, उसने एडवाइस दिया है। और शुड जो है एडवाइस सजेशन के लिए भी यूज़ होता है, ये ठीक हो गया। लेकिन इसके अलावा अब शुड को यूज़ नहीं किया मैंने और हेल्प कर दिया, तब गलत हो जाएगा। तो ये भी ठीक है, ही हेल्प हिज फ्रेंड अब सब्जेक्टिव मूड में आ गया और उस टाइम वो मॉडल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया था। तो मॉडल्स वाला तो हमने पढ़ लिया है। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज को शो करता है, इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस और रिक्वेस्ट को भी शो करता है। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में वर्ब की फ्रेश फॉर्म B1 फॉर्म, जिसको आप बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं, वो यूज होती है, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस आप पहचान लेना कहाँ होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैन रिक्वेस्टेड दे रिक्वेस्टेड द मैन that he shout there। ऑप्शन देखिए, doesn't, does not लिख देता हूं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी did not, ऑप्शन सी do not, ऑप्शन डी not। अगर किसी ने प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड नहीं पढ़ा होगा ना, तो पहली बार में क्या लगा दो, ओ माई गॉड व्हाट अ शानदार हिंट इज गिवन हियर, रिक्वेस्टेड पास्ट में है तो डिड आ जाएगा और ये गुनाह कबीरा हो जाएगा अगर आपने नहीं पढ़ा। नाउ लेट्स कम टू, हमने तो पढ़ रहे हैं तो आप वो सही कर दोगे। द मैन रिक्वेस्टेड दैट, इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस और रिक्वेस्ट प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में यूज होती हैं, या फिर अब ये पॉसिबिलिटी भी हो गई। सो और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में वर्ब की B1 फॉर्म यूज होती है, फ्रेश फॉर्म, ठीक है। डज नॉट क्यों नहीं आ सकता, फ्रेश फॉर्म नहीं है वर्ब की। डू है। डिड नॉट क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस है और ये डिड नॉट जो है वो इंडिकेटिव मूड की वर्ब है, या फिर तो ये भी नहीं आ सकता। डू नॉट क्यों नहीं आ सकता, अगर यहां पे डू नॉट आ जाता तो फिर ये तो आपने, हाँ डू नॉट भी नहीं आ सकता क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब हो जाता, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए अगर इतना लिखा हुआ नहीं होता, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि वर्ब यहाँ पे शाउट दे रखा है। आएगा क्या, खाली नॉट, ही नॉट शॉट देयर, तो सिर्फ और सिर्फ नॉट आएगा। आप इसको ऐसे समझिए, ही शुड नॉट शाउट देयर। इनडायरेक्ट एडवाइस ऑर्डर और रिक्वेस्ट है, उसको वहाँ नहीं करना चाहिए। शुड को आपने ड्रॉप कर दिया, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ेगा क्योंकि शुड भी जो है सजेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ही नॉट शॉट देयर, डू नॉट शॉट देयर नहीं, ही नॉट शॉट देयर, ठीक है, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नॉट के साथ, नॉट जो है एडवर्ब है यहाँ पर, इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे B1 फॉर्म यूज़ कर दी गई है, आप सिंपली नॉट का यूज़ करेंगे, डू नॉट का नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट है। जब आप डू नॉट का यूज़ कर देंगे तो वो तो फिर गलत हो जाएगा। अच्छा, पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज, The man advised his son that he takes rest daily.
अब ये एक इनडायरेक्ट एडवाइस है, ठीक है। अगर डायरेक्ट एडवाइस क्यों नहीं है? डायरेक्ट एडवाइस इंपेरेटिव सेंटेंसेस दिखाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, और इंपेरेटिव सेंटेंस होता तो फिर सब्जेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट मेन वर्ब से शुरू होता। द मैन एडवाइज हिज सन दैट ही टेक्स रेस्ट डेली। अब यहाँ पे टेक्स लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में यूज होती है। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में बेयर इंफिनिटिव वर्ब की V1 फॉर्म यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स नहीं, टेक हो जाएगा, टेक। अच्छा, इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस और वो। अब आप एक देखिए, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अब ब्लेसेस क्यों नहीं होगा? अब आप देखिए, ये पॉसिबिलिटी है, फैक्ट तो नहीं है। हो सकता है कि गॉड आपको ब्लेस करे भी और नहीं भी करे, और जब पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज को आपको शो करना हो तो उस केस में आप प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की वर्ब का यूज करिए। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, बेयर इंफिनिटिव। तो ये ब्लेस जो है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की वर्ब है, और यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। अगर यही फैक्ट हो कि किसी के घर का गॉड हो, उसने ब्लेस कर दिया, तब फिर आप उसके अकॉर्डिंग ब्लेसेस भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो है नहीं, पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज को आप सब्जेक्टिव मूड में यूज करेंगे, जिसमें के अंदर V1 फॉर्म का यूज करते हैं। बहुत सारे बता दिए, अभी मैं फिर एक लास्ट में बता दूंगा कि इनके साथ ये करना है। ऑलराइट, ये क्वेश्चन देखिए, द लेडी प्रेड to the Lord Buddha that her son restored to life, that her son, प्लीज इसको बहुत अच्छे से देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। her son was restored to life। अच्छा, बस मैं खुद बताऊंगा, पैसे वाला, ठीक है। ऑलराइट, पैसिव सेंटेंसेस या पैसिव क्या होता है? एक्टिव पैसिव। पैसिव में जो होता है, कोई सब्जेक्ट जो होता है वो काम नहीं करता, कोई दूसरा आदमी काम करता है, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव सेंटेंसेस बोलते हैं, जिसमें जो सब्जेक्ट हो वो काम ना करे, या ऐसी वर्ब्स जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो यूज हुई है लेकिन वो काम ना करके कोई दूसरा काम करे। थोड़ा बहुत आइडिया है आपको? द लेडी प्रेड टू द लॉर्ड बुद्धा दैट हर सन, ऑप्शन है इसके, ऑप्शन लिख देता हूँ, वॉज स्टोर्ड, वर स्टोर्ड, बी स्टोर्ड, ठीक है, या इज स्टोर्ड। द लेडी प्रेड टू द लॉर्ड बुद्धा दैट हर सन स्टोर्ड टू लाइफ। अच्छा, अब पहली बात मुझे ये बताइए, हर सन स्टोर्ड टू लाइफ, पहले इतना, ये जो है वो ये एक्टिव सेंटेंस होगा या पैसिव होगा? पैसिव होगा। क्यों? क्योंकि उसके सन को स्टोर किया जाएगा, मतलब उसके बेटे को जिंदगी दी जाएगी, तो कोई और देगा, खुद तो नहीं देगा, तो पैसिव सेंटेंस होगा। ऑल राइट, पैसिव सेंटेंस रामबाण में मैंने बताया है कल, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेडी प्रेड टू द बुद्धा। अब ये बुद्धा से उसने प्रे किया है, इनडायरेक्ट एडवाइस है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। अब सेंटेंस के थ्रू भी आपको पता चला कि पॉसिबिलिटी ज़रूरी थोड़ी है कि बुद्धा उसको जो है रिस्टोर कर दे लाइफ, तो एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटीज को प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में यूज किया जाता है, ठीक। एक ऑप्शन बी था, ये बी स्टोर्ड और बी टू लाइफ, ठीक है। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में मैंने आपको बताया वर्ब की फ्रेश फॉर्म यूज होती है, तो आप अगर देखेंगे तो सिर्फ बी लगा देंगे, बी टू लाइफ। लेकिन अब आप देखिए, बी तब लगाते आप जब ये जो है एक्टिव सेंटेंस में होता, ठीक है, तब आप बी का यूज़ कर देते, बी। लेकिन ये जो सेंटेंस का सेंस जा रहा है वो पैसिव जा रहा है,
कोई दूसरा जो है वो उसको रिस्टोर करेगा, काम कोई दूसरा करेगा। हालांकि हर सन यहाँ सब्जेक्ट है, लेकिन ये खुद को रिस्टोर नहीं करेगा, कोई दूसरा करेगा, पैसिव हो जाएगा। तो उसमें बी के साथ जो है हम V3 फॉर्म लिख देते हैं। तो वॉज स्टोर्ड हो जाना चाहिए था, लेकिन वॉज स्टोर्ड क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वॉज स्टोर्ड कर देंगे तो फिर ये किस में आ जाएगा? इंडिकेटिव मूड में आ जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये पास्ट सब्जेक्टिव प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, वहाँ पे प्रे किया गया है, पॉसिबिलिटी है, हो भी कर भी सकता है बुद्धा उसको रिस्टोर और नहीं भी कर सकता। सो बी रिस्टोर्ड हो जाएगा इसका। फिर से सुन लो, वॉज स्टोर्ड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वॉज स्टोर्ड कर देंगे तो हालांकि ये भी पैसिव फॉर्म में है, सारी वर्ब्स पैसिव फॉर्म में है, लेकिन वॉज स्टोर्ड कर देंगे तब उस केस में तो ये इंडिकेटिव मूड में आ जाएगा। और ये पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। एनीवे, तो ये कुछ प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के हमने क्वेश्चन थे जो कि डिस्कस किए। अब मैं आपको बता देता हूँ हलवा। लेकिन कॉमन सेंस हर कहीं काम करता है, ये वाली बात याद रखना, ठीक है? अभी जो हलवा बताने जा रहा हूँ, यू हैव टू टेक इट विद द कॉमन सेंस। मेन क्लॉज एक बार उसको और लिख दूं, एक सेंटेंस और, फिर उसके बाद हलवा। द वर्कर्स demanded that the worker demanded that the corrupt manager, इसको भी देखिए आप, करप्ट मैनेजर, खाली यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक इधर लिखते हैं, ऑप्शन ए was suspended, sorry, had suspended, were suspended, be suspended। द वर्कर्स डिमांडेड, पहले अब आप देखिए, ये जो द वर्कर्स डिमांडेड है ये मेन क्लॉज है, मेन सेंटेंस है, ये आप सेंटेंस बोल दीजिए, ठीक है? अभी तक तो क्लॉज और सेंटेंस को एक सिनोनिमसली यूज कर लीजिए, जब क्लॉज पढ़ा देंगे तो फिर डिफरेंस भी बता देंगे। द वर्कर्स डिमांडेड ये मेन सेंटेंस हो गया, और ये द करप्ट मैनेजर, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, ठीक है? इतना बताना। अब दूसरा देखो, द वर्कर्स डिमांडेड द करप्ट मैनेजर, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर है, देख लो, वॉज सस्पेंडेड। अब पहली बात तो ये करप्ट मैनेजर को सस्पेंड किया जाएगा, मतलब कोई दूसरा काम करने वाला होगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट तो करप्ट मैनेजर है। अब वर्ब कैसी आएगी? पैसिव फॉर्म में आएगी, क्योंकि इसको सस्पेंड करने का काम कोई और करेगा, कोई और डूअर होगा। हालांकि सब्जेक्ट द करप्ट मैनेजर है तो वो खुद को तो सस्पेंड करेगा नहीं, ठीक है? वॉज सस्पेंड, ये सब पैसिव फॉर्म की वर्ब्स ही लिखी हुई हैं। वॉज सस्पेंडेड क्यों नहीं हो सकता? वॉज सस्पेंडेड तब होता जब यहाँ तक बात होती द करप्ट मैनेजर वॉज सस्पेंडेड, तो ये फैक्ट हो सकता था, ठीक है, पैसिव फॉर्म में। लेकिन उन्होंने डिमांड किया है, अब वो सस्पेंड हुआ भी या नहीं हुआ ये तो पता नहीं है, पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और जब पॉसिबिलिटी हो, या फिर ये एक इनडायरेक्ट ऑर्डर भी है, रिक्वेस्ट भी है, जब इनडायरेक्ट ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, या फिर पॉसिबिलिटी का केस हो, तो उस केस में आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का वर्ब यूज करनी है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की वर्ब यूज करनी है। अब आप ये देखो, सो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, ये बी आ गया। अब बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लिखी है हमने? क्योंकि यहाँ पर ये पैसिव सेंटेंस है, मैनेजर को सस्पेंड करने का काम कोई और करेगा, दो द मैनेजर हेयर इन दिस पार्टिकुलर सबऑर्डिनेट क्लॉज इज सब्जेक्ट, लेकिन ही इज नॉट डूइंग द वर्क, तो इसी वजह से बी सस्पेंडेड आ जाएगा, ठीक है? सो ये मेन क्लॉज था। अब थोड़ा सा मैं हलवा बता देता हूँ, नहीं अब हलवा ही बताना है।
अजनबी बन जा। फिर से सुन लो एक बार। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट को शो करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ को शो करते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ को शो करते हैं। ठीक है, अगर किसी, अभी हलवा है, हलवा, हलवा विद कॉमन सेंस, कॉमन सेंस के साथ लेना है। देखो, अगर किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग इट इज नेसेसरी, इट इज इम्पेरेटिव, इट इज क्रिटिकल, it is ordered, it is requested, अभी इस हलवे को मैं आगे बढ़ाऊंगा, फिर ज़्यादा नहीं लिखना चाह रहा, हाथ थक गए। इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ इम्पेरेटिव, इट इज़ क्रिटिकल, इट इज़ ऑर्डर्ड, इट इज़ रिक्वेस्टेड, इन टाइप की फ्रेजेस से हो और उसके बाद उसमें दैट कंजंक्शन हो, तो आप तब जो वर्ब लिखेंगे वो आप, अब तो मैं ये लिखूंगा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की वर्ब लिखेंगे। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड मतलब बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, इस तरीके से हो। फिर से सुन लो। इस तरीके के। अच्छा, मैं वो वर्ड्स के नाम लिख देता हूं जो कि अब इसमें ये लिख लेना, ठीक है। अब हाँ, इतना बता दिया। अब देखो, अब मैं क्या लिखवाऊंगा आपको, वो वर्ड्स लिखवाऊंगा जो अगर इट इसके साथ शुरू हो और ये वर्ड्स आए तो आप उनको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में आगे वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखेंगे, ठीक है। तो वो वर्ड्स, उसके बाद कुछ एडजेक्टिव भी लिखवा दूंगा, जैसे कि क्रिटिकल, ये एडजेक्टिव है। अगर ऐसे एडजेक्टिव स्टार्टिंग में आते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के साथ तो आप प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड आंखें बंद करके लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले वर्ड्स, तो लिखो, इफ द वर्ब्स ऑफ द मेन क्लॉज are used with introductory subject, it is, ठीक है। the verbs, the forms of verbs, ठीक है। तो पहले उन वर्ब्स की फॉर्म्स लिख देता हूं मैं, कौन कौन सी वर्ब्स हैं वो। want, insist, recommend, advise, order, pray, advise, order, pray, advise, order, pray, require, request, command, require, request, command। अभी प्योर हलवा कॉमन सेंस के साथ लेना। कमांड, प्रेफर, प्रपोज, सजेस्ट, प्रेफर, प्रपोज, सजेस्ट, प्रेफर, प्रपोज, सजेस्ट, विश, अगर ये वर्ड्स इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट इज के साथ मेन क्लॉज में आती हो, लिखी हुई हो दैट कंजंक्शन के साथ, तब उस केस में आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड यूज करना है। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बेयर इन्फिनिटिव, समझ में आ गया? वेरी गुड, माशाल्लाह। ये तो वर्ड्स हैं। अगर कुछ एडजेक्टिव्स भी हो जो है मेन क्लॉज में इट इज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के साथ लिखे हुए हों, तब भी आपको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड यूज करना है। सो नाउ आई एम गोना राइट ऑल दोज एडजेक्टिव्स देयर
अ फ्यू ऑफ देम। ठीक है, बहुत सारे हैं लेकिन कुछ लिखूंगा, ऑल तो नहीं कर रहा, थक गया। तो इनके साथ भैया अब इतना बड़ा लिख देता हूं, बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव अगर ये मेन सब्जेक्ट मेन क्लॉज में ये लिखी हुई हो, ठीक है, कॉमन सेंस के साथ लेना। अब ये नहीं कि हर किसी के साथ बेयर इन्फिनेटिव लिख दो, जहां रिकमेंड लिखा हुआ देखा तो फॉरन बेयर इन्फिनेटिव लगा दिया। बता दिया कि इट इज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के साथ अगर ये लिखे हुए हैं और दैट कंजंक्शन है, ठीक है, दैट वाला। और मैं आपको बताऊं ये आएगा, बहुत ईजी सवाल आएगा इसमें। MBA वालों के लिए ये है कि यहाँ से तो आना सवाल आ जाएगा। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के साथ लिखे हुए हो तो आप उसके साथ प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लिख देंगे। अब वो एडजेक्टिव्स क्या हैं, अब एडजेक्टिव्स के बारे में देख लो। दिस इज द लास्ट वन, एडजेक्टिव्स, ठीक है, यूज्ड विद इट इज के साथ। अब यहाँ पर वो एडजेक्टिव्स हैं जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। इम्पेरेटिव, इसेंशियल, imperative, essential, important, critical, necessary, preferable, suggested, preferable लिख देता हूँ, suggested तो लिखवा दिया। प्रेफरेबल, अर्जेंट, ETC। अगर ये एडजेक्टिव इट इज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के साथ लिखे हुए हैं और दैट क्लॉज से जुड़े हैं, तब आपको बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है, बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड एंड ऑन द नेक्स्ट वन वी विल स्टार्ट तब तक के लिए टाटा बाय बाय।